Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 26th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 26 सितंबर 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस बच जाते हैं या हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, उन सब का कंपाइलेशन डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी इस लेक्चर में आपको केवल इंडियन एक्सप्रेस नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करते हैं। यानी जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उतना कंटेंट आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। बाकी एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो का लास्ट मिस करोगे तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे। अपॉर्चुनिटी यह है कि वीडियो के लास्ट में आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो वो जो एमसीक्यूज़ हैं, जैसे आप उसको सॉल्व करोगे, जो कि इस पूरे के पूरे लेक्चर के ऊपर बेस्ड होगा, उसके थ्रू आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मुझे ये सारी चीज़ें आने लगी हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो उसको मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ ना। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकोगे। और अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस रेलिवेंट सेशन को। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं तस्मानियन टाइगर के बारे में। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, हर एक सोर्स के अंदर में इसकी चर्चा हो रही है। तस्मानियन टाइगर आपको लग रहा होगा कोई टाइगर की तरह, वैसे टाइगर की तरह तो ये लग नहीं रहा है ना, लेकिन इसको हम तस्मानियन टाइगर एग्जैक्टली बोलते क्यों हैं वो सब कुछ बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले समझते ये हैं कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है, ये खबरों में क्यों बना हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हुआ यह है कि हाल ही में जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस तस्मानियन टाइगर के थ्रू, ये जो तस्मानियन टाइगर है इसकी जो कह सकते हो जो स्किन है, इसकी जो ऊपर की खाल है, सूखी हुई सी खाल थी, इसकी मसल्स बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, है ना, सूखी हुई मसल्स हैं, इन सबको स्टोर करके रखा हुआ है 1891 से अभी तक। कहाँ पे स्टोर किया है? स्टॉकहोम के एक म्यूजियम में। तो क्या हुआ, उन्हीं मसल से कुछ आरएनए निकाला गया है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे हमारे बॉडी में जो ये जीन होते हैं डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर इस एनिमल से, स्पेशली तस्मानियन टाइगर के अंदर में से जो ये आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको रिकवर किया गया। अब रिकवर करने के बाद में जो रिसर्चर्स हैं उसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से तस्मानियन टाइगर न्यूज़ में है। तो खबर क्या थी ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन क्या एग्जामिनेशन में ये आपसे पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन में आपसे अगर डायरेक्टली पूछा गया तो तस्मानियन टाइगर के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ये चर्चा में है। लेकिन रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये बैकग्राउंड डेटा। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनना कि जो ये तस्मानियन टाइगर एक वोल्फ की तरह दिखाई पड़ता है। दूसरा, इसको हम टाइगर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको रियल में देखोगे ना तो इसके बॉडी के ऊपर में इस प्रकार से आपको ये स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, है ना, ये पट्टियाँ दिख रही होंगी। और ऐसी पट्टियाँ कौन से जानवर के ऊपर होती हैं? टाइगर के ऊपर होती हैं, है ना। टाइगर के ऊपर ब्लैक कलर की पट्टियाँ होती हैं, नहीं होती हैं? तो उस प्रकार की यहाँ पर ये पट्टियाँ हैं। 15 से 20 ये स्ट्राइप्स हमको देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर टेल तक ये स्ट्रिप्स इसकी जा रही होती हैं। इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने में इसका अपीयरेंस जो है थोड़ा सा टाइगर जैसा लगता है। तो नाम यहाँ पर इसका तस्मानियन टाइगर रख दिया गया। इसका कलर आप देख पा रहे होंगे, येलोइश ब्राउन से लेकर यहाँ पे ग्रे कलर भी इसका देखने को मिल जाता है। इसका जो जॉ, इसका जबड़ा जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। लगभग 46 दांत होते हैं इसके, 46 टीथ होते हैं। बाकी आप टेल का साइज़ वगैरह देख रहे होंगे, जो ये पूंछ का आकार है वो थोड़ा सा अलग ही है इसका, ठीक है। पैर वगैरह थोड़े से छोटे होते हैं, एक स्टिफ सी टेल आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो इसका ओवरऑल जो अपीयरेंस है इसका, जो यहाँ पर ये देखने में कैसा है ये तो आप समझ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, एक बड़े साइज़ का कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस एनिमल यानी कि दूसरे जानवरों को खाने का ये काम करता है तस्मानियन टाइगर। और लगभग कह सकते हो 80 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको समाप्त हुए हुए। ये तस्मानियन टाइगर अब नहीं देखने को मिलते, बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, विलुप्त हो चुकी है ये प्रजाति। इसी वजह से जिस प्रजाति का जो यहाँ पर सिकुड़ा हुआ मसल है, स्किन है, जिसको अभी स्टॉकहोम में स्टोर करके रखा हुआ है 1891 से, तो उसका ही आरएनए निकाल के अभी रिसर्च की जा रही है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। आखिरी जो तस्मानियन टाइगर देखने को मिला था वो तस्मानियन जू में देखने को मिला था 1963 में।
तस्मेनियन जू, तास्मेनिया कोई देश है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप देख पाओगे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में एक नीचे छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा होगा, ये है तास्मेनिया। ठीक है, ये छोटा सा जो आइलैंड आपको दिख रहा है यही है एग्जैक्टली तास्मेनिया। इसके बराबर में तस्मन सी और तस्मन सी के बराबर में न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है न्यूजीलैंड और तस्मेनिया के बीच में कौन सा समुद्र है? तस्मन सी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको कैनबरा देखने को मिलेगा। तो ये वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर तास्मेनियन टाइगर की बात की, और तास्मेनियन टाइगर जैसे और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? मार्सुपियल बोलते हैं। आपने ये वर्ड जरूर से सुना होगा, मार्सुपियल। नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, MARSUPIAL। तो ये मार्सुपियल्स होते हैं। मार्सुपियल्स में हमारे जैसे कंगारू हो गया, रेड कंगारू हो गया, ये तास्मेनियन टाइगर हो गया, ये सारे एनिमल्स होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन और ऑस्ट्रेलिया से नीचे जो तास्मेनिया आइलैंड है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आखिरी जो तस्मेनियन टाइगर है वो इसी पर्टिकुलर आइलैंड पर देखने को मिला था, वो भी बहुत पहले, लगभग 1936 में। और जैसे मैंने बोला एक कार्निवोरस मार्सुपियल है, क्या बोलते हैं मैंने आपको बता दिया है। प्लस बोला जाता है ये अभी तक ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको बता दूं ये जो तस्मेनियन टाइगर है ये यहाँ पर फैमिली का नाम लिखा है, उसका जो एक पूरा परिवार है थिलासिनेडे फैमिली, इस फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करता है। इस फैमिली से बिलोंग करने वाला इकलौता मेंबर था जो कि हमारे मॉडर्न टाइम्स तक देखने को मिला, बट अभी यहाँ पर समाप्त हो गया। ये जो तस्मेनियन टाइगर की जो प्रजाति है, ये प्रजाति कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो न्यू गिनिया नाम का एक देश है, उसके अलावा तास्मेनिया नाम का देश है, ये सब आसपास है ऑस्ट्रेलिया के, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था। ठीक है, तो इन देश जैसे ऊपर आपको पपुआ न्यू गिनिया देखने को मिल जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये यहाँ पर तास्मेनिया हो गया, इन सभी रीजन्स के अंदर में ये टाइगर पाया जाता था। और बोला जाता था कि ये उस समय पर अपने आप में एक एपेक्स प्रेडेटर हुआ करता था। प्रेडेटर मतलब समझ रहे हो, एक बहुत ही खूंखार जानवर जो कि दूसरे जानवर को खाने का काम करता था। जैसे कि यहाँ पर ये जो तस्मेनियन टाइगर एक छोटा सा साइज में जो आपको दिख रहा है ना, ये कंगारू को खा जाता था। कंगारू के साथ साथ जो इसके दूसरे शिकार इसके हाथ में आते थे उनकी हंटिंग करता था। क्लियर हो गया? अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो आरएनए निकाल कर रिसर्च की जा रही है, तो इस वजह से आपने थोड़ा सा आरएनए के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी में जो ये जीन होते हैं ना, डीएनए आरएनए, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, काफ़ी सारे लोगों को उसके बीच में कन्फ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली ये होते क्या हैं। आज मैं आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पहले हम लोग डीएनए समझेंगे, फिर मैं आपको डीएनए और आरएनए के बीच का जो डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क तो होता है दोनों के बीच में, वो आपको समझाऊंगा। पहले डीएनए समझते हैं कि एग्जैक्टली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता क्या है। दोस्तों जो डीएनए होता है ये हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है, ध्यान रखना। और थोड़ा बहुत डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। कहोगे अब ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा बॉडी है ये कोशिकाओं से मिलकर बना है, अलग अलग सेल्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो बहुत सारी सेल से मिलकर पूरी बॉडी बनी है। तो इसी सेल, यहाँ पर ये देख पाओगे, ये एक सेल का पूरा स्ट्रक्चर है। इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो बड़ा सा मैंने गोला बनाया ये न्यूक्लियस है। और इसी न्यूक्लियस में, इसी बड़े वाले गोले में क्या होता है? हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसी बड़े से गोले में एक छोटा सा गोला आपको डार्क ब्लू कलर का दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये बड़ा वाला गोला न्यूक्लियस है और छोटा वाला गोला न्यूक्लियोलस। दोनों के बीच में डिफरेंस है, स्पेलिंग भी आपको डिफरेंट दिख रही होगी। तो ये जो बीच वाला डार्क वाला गोला आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें हमारा प्रेजेंट होता है आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये सेल हो गया, इन कोशिकाओं से मिलकर बॉडी बनी है। सेल के अंदर में इस प्रकार से आपको ये जो न्यूक्लियस है ये देखने को मिल जाता है। तो डीएनए क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। आरएनए क्या होता है? आरएनए जो है ये हमारे न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है। न्यूक्लियोलस के बारे में ऑलरेडी अभी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों पता है, आपने देखा होगा जो डीएनए है उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। हमारी सेल हो गई, हमारी कोशिका हो गई, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी बनी है। सेल में से हम लोगों ने निकाला न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि इसी न्यूक्लियस में तो डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन आप ऐसे नहीं देख पाओगे, हमारा ये कोशिका हुई, उसमें से हमने निकाला सेल, सॉरी सेल तो है ये, सेल में से हमने निकाला न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, ये वाली शेप का। और ये क्रोमोसोम आप इस प्रकार से लच्छे की तरह, तार की तरह देख रहे होंगे। क्या होगा, लास्ट वाला पकड़ के आप खींच दोगे ना, नीचे पकड़ के खींच दोगे तो इस तरीके से वो डीएनए बन जाएगा, मतलब डीएनए के फॉर्म में दिखाई देगा। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से निकला यहाँ पर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को आप पकड़ के अगर खींच दोगे तो इस तरीके से आपको ये डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये जो आपको ग्रीन कलर की और ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ना दोस्तों, ये हमारे डीएनए के कंपोनेंट्स होते हैं। अब इन कंपोनेंट्स में एग्जैक्टली होती क्या क्या चीज़ें मैं आपको ये समझा देता हूँ।
ये आप देख पा रहे, ये जो लाइन है जैसे मैंने आपको बताया, ये हुआ सेल, ये हुआ क्रोमोसोम, इसको खींच दिया तो हमको मिल गया डीएनए। मतलब दिख रहा है, ये बेसिकली समझाने का तरीका है, डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसी डीएनए के अंदर में जो आप लकीरें देख रहे हो मिल रही हैं, ठीक है, ब्लू से ग्रीन मिल रही है, रेड से येलो मिल रहा है, ये हमारे डीएनए के कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स दोस्तों क्या होते हैं, सबसे पहला एक होता है हमारे डीएनए में एडेनिन, एडेनिन होता है, दूसरा होता है ग्वेनिन, तीसरा होता है साइटोसिन और चौथा होता है थाइमिन। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डीएनए के। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एडेनिन जो है ये हमारा थाइमिन से मिलता है और ये जो ग्वेनिन है ये हमारा साइटोसिन से मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये फेसेस है वो चलते रहते हैं। और डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब इस तरीके से आप देख पा रहे हो, एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, ये बन गया हमारा डीएनए। जबकि आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब दोनों के बीच का फर्क क्या है वो समझो। आरएनए कहाँ पे पाया जाता है मैंने आपको बता दिया, डीएनए कहाँ पे पाया जाता है ये भी आप समझ चुके हो। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है जैसे आपने ये देखा, और इसके जो पेयर्स बने हुए हैं जैसे आप देख पाओगे, ग्वेनिन से साइटोसिन मिला हुआ है, ठीक है, ग्वेनिन से साइटोसिन मिला हुआ है और एडेनिन से यहाँ पर थाइमिन मिला हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंपोनेंट्स का जोड़ आपको देखने को मिलेगा। ये पेयर्स बनते हैं, इसको हम बेस पेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर। लेकिन आरएनए को अगर आप देखोगे तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और आरएनए के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी डीएनए की तरह होते हैं। देखो डीएनए में साइटोसिन है, आरएनए में भी साइटोसिन होता है। डीएनए में ग्वेनिन है, आरएनए में भी ग्वेनिन होता है। उसके बाद डीएनए में हमारा एडेनिन है, आरएनए में भी एडेनिन होता है। लेकिन अब यहाँ पे फर्क आता है मेन, डीएनए में एग्जैक्टली थाइमिन होता है जो एडेनिन से जुड़ता है, लेकिन आरएनए के अंदर में यूरेसिल होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो एक चीज़ है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है दोनों के बीच में। आई होप दोस्तों आपको आरएनए वर्सेस डीएनए दोनों का जो ये कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा तो समझ में आ ही गया होगा। वैसे मैं चाहूँ तो इसको और लंबा खींच के बहुत डिटेल से समझा सकता हूँ, बट उसकी इतनी नीड नहीं है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू लेना है, हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लैंकटन के बारे में। और प्लैंकटन भी 2 प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा, जू प्लैंकटन का नाम सुना होगा, फाइटो प्लैंकटन का नाम सुना होगा। तो आज ये दोनों टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूँ, आपको पता है, वही कोशिश मेरी रहने वाली है आगे भी। तो पहले मैटर समझते हैं, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो हमारे मैरीन साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड के पास में ही समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा है दोस्तों, वहाँ पर जो हमारे मैरीन साइंटिस्ट हैं, जो समुद्र के अंदर में खोज करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने ये देखा कि जो प्लैंकटन होता है, प्लैंकटन की संख्या गल्फ ऑफ थाईलैंड में बहुत ज़्यादा है। और प्लैंकटन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उस समुद्र के हिस्से का जो पानी है उसका कलर भी चेंज हो चुका है, कलर ग्रीन हो चुका है ब्लू से। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये प्लैंकटन की संख्या बहुत बढ़ चुकी है वहाँ पर, ये एग्जैक्टली बताया जा रहा है। और इसकी वजह से जो वहाँ की मैरीन लाइफ है उसको नुकसान पहुँच रहा है, समुद्र के अंदर बाकी जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है। तो ये रिसर्च की गई। अब पहले तो हमें समझना होगा कि सर ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है कहाँ पर, नहीं तो फिर मैटर समझ में नहीं आएगा। ये आप देख पाओगे साउथ ईस्ट एशिया का मैप, ये ऊपर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पीछे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, इंडिया का कुछ हिस्सा आपको ये भी दिख रहा होगा, ये स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से म्यांमार बाउंड्री को टच करता है, म्यांमार से नीचे उतरोगे तो यहाँ पर आ गया थाईलैंड। ठीक है, अब थाईलैंड से जस्ट नीचे आओगे तो ये दोस्तों हो गया गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर जैसे मान लो ये जो रीजन है ना, इस प्रकार से जो रीजन होता है, ये धंसा हुआ जो अंदर घुसा हुआ एक रीजन है, इसको हम लोग गल्फ बोलते हैं। तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ठीक है, और इसी रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ का पानी ब्लू होना चाहिए जैसे बाकी एरिया का है, लेकिन इस पानी का कलर कैसा है, ऐसा। ये आप नीचे देखो, ये फोटो गल्फ ऑफ थाईलैंड का है ये दोस्तों, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल हरा कलर का पानी हो चुका है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर प्लैंकटन की संख्या अधिक से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये बेसिकली यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है। इसी वजह से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना होगा, हमें समझना होगा कि आखिरकार ये प्लैंकटन होते क्या हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है प्लैंकटन, ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, ड्रिफ्टर और वैंडरर से। अब बोला ये जाता है कि जो प्लैंकटन होते हैं इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक होता है फाइटो प्लैंकटन और एक होता है जू प्लैंकटन। फाइटो प्लैंकटन बेसिकली प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, और जू प्लैंकटन बेसिकली एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर आपको समुद्र में पाए जाने वाले जानवर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना जू प्लैंकटन, ये इसी फाइटो प्लैंकटन यानी इन्हीं पेड़ पौधों को खा के अपना काम चलाते हैं। इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप भी बढ़िया है। तो दोस्तों ये जो प्लैंकटन है क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिकली समुद्र की जो लहरें होती हैं, जो उनकी टाइड्स होती हैं, उनकी जो करंट्स होती हैं, उनके साथ ही बहते हैं और सही से इनको तैरना वगैरह नहीं आता है।
ठीक है, यानी कि अगर आप कह सकते हो समुद्र की लहरें ऐसे चल रही हैं तो इस समुद्र की लहरों के खिलाफ यहाँ पर ही नहीं चल पाएंगे, उसके अगेंस्ट में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इनको तैरना अच्छे से आता नहीं है। समझ गए? तो फाइटोप्लैंक्टन हो गए हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधे, जू प्लैंक्टन हो गए हमारे एनिमल्स। कुछ ऐसे ये दिखाई पड़ते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे प्लैंक्टन है, छोटे छोटे यहाँ पर एनिमल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये फोटो, एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, एक फोटो मैं और लेकर आया था यार, ये आप देख पाओगे, ये क्या है, ये है जू प्लैंक्टन। ये छोटे छोटे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे साइज का, आप देख भी नहीं सकते, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैरीन फूड वेब में, यानी कि समुद्र के अंदर में बहुत सारे जानवर इन्हीं प्लांट्स को खा के अपना काम चलाते हैं। समझ गए? उसके अलावा जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर में पेड़ पौधे होते हैं ना, वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे कैसे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तौर पर। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से जो सूर्य की रेज आ रही हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद में हमारे प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं, और प्लांट्स अपने आप को इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है प्लांट्स लेते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन हमें देते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वैसे ही काम बिल्कुल फाइटोप्लैंक्टन का है। तो फाइटोप्लैंक्टन भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। ये सन की रेज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अपने आप को सपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। सिंपल। अब बात आती है जू प्लैंक्टन की। जू प्लैंक्टन क्या होता है? जू प्लैंक्टन में हमारे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे जानवर, जैसे क्रिल, सी स्नेल हो गए, पेलेगिक वॉर्म्स हो गए। ये कुछ नाम हैं, देखने में कुछ इसी प्रकार से आपको ये लगेंगे, ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब जो ज़्यादातर जू प्लैंक्टन होते हैं ना, ये फाइटोप्लैंक्टन को खा के ही अपना काम चलाते हैं, यानी कि ये वाले जो जू प्लैंक्टन है, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे पौधों को खाकर अपना काम चला रहे हैं। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है प्लैंक्टन ब्लूम का। प्लैंक्टन ब्लूम क्या है? जब प्लैंक्टन की संख्या एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब प्लैंक्टन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाती है एक जगह में, तो उससे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है दोस्तों उस पर्टिकुलर रीजन में। और ये कब होता है? ये तब होता है जब सनलाइट यानी सूर्य की किरणें और न्यूट्रिएंट्स जो हैं भरपूर मात्रा में एक एरिया में प्रेजेंट हो जाएं। और ये भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हो जाएं तो इससे जो प्लांट्स की ग्रोथ है, यानी ये फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ है, जू प्लैंक्टन की ग्रोथ है, ये तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पे इनका ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये और तेज़ी से ग्रो करते हैं। और जब इकट्ठे एक पर्टिकुलर रीजन में ये हो जाते हैं ना, तो इकट्ठे जब एक साथ हो जाते हैं, तो इकट्ठे होने के बाद में इनकी वजह से जो समुद्र का कलर है, जो पानी का कलर है, वो चेंज होने लगता है। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। अब गल्फ ऑफ थाईलैंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली आपसे मैप के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड, जैसा मैंने आपको बताया, एक छोटा सा धंसा हुआ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? हमारे साउथ चाइना सी के रीजन में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा, ऊपर चाइना देखने को मिल जाता है, ये हमारा थाईलैंड है, ये जो रीजन है ये हमारा गल्फ ऑफ थाईलैंड है। क्लियर? चलो आगे आते हैं। और कुछ तो नहीं रह गया? हाँ, ध्यान रखना, गल्फ ऑफ थाईलैंड के आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? थाईलैंड, कैम्बोडिया, वियतनाम। एक बार फिर देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास में कैम्बोडिया, वियतनाम नाम का ये देश हो गया, ये रही वियतनाम की बाउंड्री, ये रही कैम्बोडिया की बाउंड्री, और ऊपर ये रही थाईलैंड की बाउंड्री। ये तीन कंट्रीज़ में बीच में यहाँ पर एक गल्फ ऑफ थाईलैंड आता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड के आसपास ये तीन देश आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि जो एक गल्फ है, इस गल्फ में बहुत सारी नदियाँ आके खाली हो जाती हैं, यानी ऊपर से नदियाँ आती हैं बहकर। जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ थाईलैंड में एक नदी आती है चाओ फ्रेया रिवर। ठीक है, इसकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनके साथ में आती है नदी। उसके बाद बैंग पैगोंग हो गया, थाचीन हो गया, माए केलोंग रिवर हो गई। तो ये सारी रिवर्स आती हैं और जाकर यहाँ पर ये डिस्चार्ज करती हैं अपने सारे पानी को। कहाँ पर? गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। लेकिन अभी लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपने एक काम करना है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करना है। यार हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है रोज़ाना के बेसिस पर 2000 लाइक्स का। प्लीज़ आप उसको पहुंचा सकते हो, जैसे आप पहुंचा रहे हो, पिछले 2 दिन से नहीं पहुंचा रहे हो, लेकिन आपने पहुंचाना है। 2K लाइक का टारगेट है, प्लीज़ आप उसको पहुंचा दो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग बात कर रहे हैं शोर टेम्पल के बारे में। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तमिलनाडु में आज के समय पर स्थित है। शिव जी और विष्णु जी को डेडिकेट किया गया ये मंदिर है। ये मंदिर रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आया। न्यूज़ में क्यों आया मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये जो एक ऐतिहासिक शोर टेम्पल है, कहाँ पर? ममल्लापुरम में, स्पेशली तमिलनाडु के अंदर में। इसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। वो अचीवमेंट ये है, ये मंदिर
हमारे पूरे भारत का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बन चुका है। वहाँ पे ग्रीन एनर्जी का प्रमोशन भरपूर तरीके से हुआ है, ग्रीन एनर्जी का ही प्रॉपर वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब इसी वजह से एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने पता होना चाहिए शोर टेम्पल के बारे में। तो शोर टेम्पल एक हिस्टोरिक टेम्पल है। कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर, स्पेशली ममल्लापुरम में। ये टेम्पल दोस्तों शिव जी और विष्णु जी को डेडिकेट किया गया है। अगर हम इतिहास देखें ये मंदिर किसने बनवाया था, तो बोला जाता है, एक कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक शायद लगाकर बोला जा रहा है कि इस टेम्पल को बनाया गया था नरसिम्हा वर्मन टू के शासन के समय पर। तो नरसिम्हा वर्मन टू जो थे, इनके शासन के समय पर इस टेम्पल को बनाया गया, ठीक है, जिनको हम लोग राजसिम्हा या पल्लवा रूलर के नाम से जानते हैं। तो उनका शासन चला था लगभग 700 से लेकर 728 CE तक। तो उस दौरान इस टेम्पल को बनाया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये शोर टेम्पल है ना, जो हमारे हिंदू मॉन्यूमेंट्स हैं महाबलीपुरम में, उसमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली तमिलनाडु के अंदर कोरोमंडल कोस्ट के दौरान यहाँ पर ये स्थित है, पास में स्थित है, ठीक है। और बोला जाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे रॉक कट स्टोन वाले टेम्पल्स हैं, जिनको चट्टान काट के बनाया गया, उनमें से एक प्रोमिनेंट टेम्पल ये भी है हमारे साउथ इंडिया के अंदर। ममल्लापुरम के जो मॉन्यूमेंट्स और अलग अलग मंदिर हैं, जिसमें हम लोग शोर टेम्पल को भी मिलाएंगे, तो ये सब चीज़ों को ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टैग मिल चुकी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको इंक्लूड कर दिया गया था बहुत पहले ही, स्पेशली 1984 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब यूनेस्को का जिक्र आया है, तो हम लोगों को यूनेस्को के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो दोस्तों जब बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, किसकी? यूनाइटेड नेशन की। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस के अंदर, जो कि फ्रांस में है, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो पूरा का पूरा यूनेस्को है, इसको लाया गया था 1946 में। और यहाँ पर इसका मेन मकसद है कि जो इंटरनेशनल कोलेब्रेशन है एजुकेशन के मामले में, साइंस के मामले में, कल्चर के मामले में, उसको यहाँ पर लेकर आना, उस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करना। और ध्यान रखना, यूनेस्को की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैठी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम UNESC के नाम से जान सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मुझे काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि ये वाला आर्टिकल आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए था, ये और पहले भी यहाँ पर बोल चुके हैं, इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि देखो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर भी होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फिर यही, क्योंकि जब मैंने पहले ही मैसेज देखे लोगों के, सर आप ऐसे आर्टिकल में डिस्कस किया करो, तो अभी क्या होता है ना कि हमें इसी वजह से हम थोड़े पीछे रह जाते हैं, हमें प्रॉपर यहाँ पर इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में आर्टिकल क्या बोलता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम एक प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिली है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो हाल ही में एक स्टडी आई है, उस स्टडी ने रिवील किया है कि जो PCOS है, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक कॉमन हेल्थ इशू बन चुका है इंडियन वेमेन में, ठीक है। भारतीय महिलाओं में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, इस वजह से न्यूज़ में। स्पेशली इसने ये बताया कि 5 में से 1 महिला कहीं ना कहीं इस PCOS से गुजर रही है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से गुजर रही है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक ये हार्मोन प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? हार्मोन प्रॉब्लम। बॉडी के अंदर सीधा हार्मोन के अंदर में दिक्कतें आती हैं, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक महिला को। अब जो भी फीमेल, जो भी यहाँ पर वेमेन अगर PCOS से गुजर रही होगी, तो उसके बॉडी में एंड्रोजन्स लेवल थोड़े ज़्यादा होंगे। एंड्रोजन्स लेवल के साथ साथ यहाँ पर बॉडी के अंदर में स्मॉल सिस्ट, स्पेशली ओवरीज में स्मॉल सिस्ट बन जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये जो फोटो देख रहे हो, ये है नॉर्मल ओवरी, लेकिन यहाँ पर ये जो ओवरी है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसमें सिस्ट हो चुका है। सिस्ट मतलब कह सकते हो एक एबनॉर्मल सी ग्रोथ होने लगती है, जिसमें लिक्विड वगैरह भर जाता है, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ सूजने के बाद में लिक्विड वगैरह यहाँ पर उसके अंदर में भरने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो सिस्ट है वो बन जाती है, गांठ सी बन जाती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, तो खासकर यहाँ पर उन महिलाओं में है जिनमें एंड्रोजन लेवल थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। और एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होती है, और इससे यहाँ पर सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज के अंदर में, स्मॉल सिस्ट, वो यहाँ पर डिस्कशन किया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इससे होता क्या है। इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं ये इरेगुलर हो जाते हैं। बॉडी के ऊपर जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा होने लगती है, एक्सेस मात्रा में हेयर ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि एंड्रोजन्स की वजह से, ठीक है। एक्ने यानी कि शरीर के ऊपर
या फिर फेस पर बहुत ज़्यादा दाने होने लगते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बॉडी का वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगता है। जो मेल वाले जो कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर फीमेल में डेवलप होने लगते हैं, एंड्रोजन्स लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होने से, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो ये पीसीओएस की प्रॉब्लम है ये एग्जैक्टली इस तरीके से चलती है। इसके सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या है वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन ये है इसके पीछे का मेन कारण क्या है। मेन कारण है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हो सकता है फैमिली में लंबे समय से प्रॉब्लम चलती हुई नज़र आ रही हो, तो ये सीधा बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन इसका सोल्यूशन यह है कि देखो, एक बच्चे की हेल्दी डाइट है, यानी अगर उनकी एक हेल्दी डाइट है तो यहाँ पर इससे बचा जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन हेल्दी डाइट ना लेकर, रेगुलर एक्सरसाइज ना कर स्ट्रेस पे स्ट्रेस लेने के बाद में उसकी जो बॉडी है इस प्रॉब्लम से गुजर सकती है। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट यही होगा कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, प्रॉपर मेडिकेशंस लें, उसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करवाएं और स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीना सीखें, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत कंट्रोल की जा सकती है। समझ गए पीसीओएस के बारे में। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में दोस्तों हीराकुंड डैम के बारे में बात की जा रही है। तो हीराकुंड डैम इंडिया का एक लार्जेस्ट डैम है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, काफ़ी बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया क्योंकि बहुत पुराना डैम है। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पर इस डैम के अंदर पानी भर गया। तो पानी घर भरने के बाद में पहले इसके 6 गेट ओपन करे गए, बाद में धीरे धीरे कुछ और गेट्स ओपन करे गए ताकि इसमें से जो एक्सेस पानी है, जो अधिक से ज़्यादा पानी स्टोर करके रखा था, वो पानी इसमें से छोड़ा जा सके। नहीं तो फिर अधिक से ज़्यादा पानी स्टोर करना खतरा बन जाता है डैम के लिए, और ये डैम है भी बहुत पुराना। ठीक है, तो जो हीराकुंड डैम है दोस्तों, ये एक लार्जेस्ट अर्थन डैम है पूरे वर्ल्ड का। एक पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डैम आपको देखने को मिलेगा, लगभग 16 माइल्स के आसपास, अराउंड 60 किलोमीटर, 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये लार्जेस्ट अर्थन डैम की बात कर रहा हूँ, ये लार्जेस्ट अर्थन डैम है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली मिट्टी का ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है। किसका? मिट्टी का ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है। अब आगे आते हैं। बोला जाता है कि जो ये डैम है ना, इसका एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जिसको हम लोग हीराकुंड रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं, एक हीराकुंड लेक के नाम से भी जानते हैं। और वो जो लेक है, वो जो झील बनाई गई है इसमें, वो झील कह सकते हो पूरे एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है जो कि हाथ से क्रिएट की गई है। अगर हम इस डैम का इतिहास देखें तो ये पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था इंडिया के पास में देश की आज़ादी के बाद स्पेशली। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये डैम है ये कौन सी नदी के ऊपर है। तो ये डैम दोस्तों बना है महानदी रिवर के ऊपर। ध्यान रखना, महानदी एक रिवर है, ये नदी का ही नाम महानदी है। ठीक है, अब महानदी है यानी कि बहुत बड़ी नदी होगी, बहुत लार्ज साइज़ की नदी होगी, उसके ऊपर इस डैम को बनाया गया है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर ये जो नदी है इसको आप देखोगे तो ये है यहाँ पर नदी का पूरा फ्लो। और ये नदी ओडिशा में बहुत लंबे एरिया को काटती है और ओडिशा से गुजरने के बाद में सीधा ये जो हमारी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इसके अंदर में गिर जाती है नदी। ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये बेसिकली ओडिशा वाला रीजन है, तो इस प्रकार से आती है यहाँ से नदी और ऐसे यहाँ पर ओडिशा से आने के बाद में बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। तो ये जो डैम है महानदी रिवर के ऊपर बना है। इसका कंस्ट्रक्शन 1948 में स्टार्ट किया गया था और 1953 में इसको तैयार कर लिया गया। इसको बनाया इसलिए गया था ताकि महानदी रिवर में कई बार बाढ़ आ जाती थी, ताकि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। भाई जब बाढ़ आती है तो पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, पानी को स्टोर कर लिया जाएगा डैम में, बाढ़ को रोक लिया जाएगा। और ये जो डैम है ना, जब ये बन के तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन किसने किया था? उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके थ्रू यहाँ पर ये उद्घाटन किया गया। फिर बात करेंगे पर्पज़ की, तो सबसे पहला पर्पज़ इसका है इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि ये जो डैम है आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी देता है सिंचाई के लिए, जिससे काफ़ी सारी फसलें स्पेशली राबी क्रॉप, खारीफ क्रॉप को उगाया जाता है। प्लस इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए तो यूज़ करते हैं, उसके अलावा डैम का एक और यूज़ होता है, सबको पता है, वसैं पानी का जो स्टोरेज होता है उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो हीराकुंड डैम है ना, ये लगभग इसके पास में कैपेसिटी है कि 359.8 मेगावाट तक की जो ये पावर जनरेशन कैपेसिटी है रखता है, इतनी पावर को ये जनरेट कर सकता है। फिर उसके बाद में इतना ही नहीं, महानदी का जो डेल्टा है, इस नदी के आसपास के जो रीजन आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 4,36,000 हेक्टेयर्स की जो ज़मीन है उसको भी सिंचाई देने का काम किया जाता है इस पर्टिकुलर डैम के माध्यम से। तो डैम के काफ़ी सारे रोल आपको नजर आएंगे। डैम का स्ट्रक्चर देखोगे तो हार्ड कंक्रीट, ग्रेनाइट और मिट्टी, इन सब चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ करके इस डैम को तैयार किया गया है। हीराकुंड डैम का जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन वाला जो हिस्सा है, वो लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा महानदी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नदी के ऊपर ये डैम है और नदियों को लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं, स्पेशली इनकी ट्राइब्यूटरीज को लेकर। तो महानदी नदी जो है एक ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़, पेनिनसुलर रिवर क्या होता है? पेनिनसुलर रिवर वो बेसिकली होती है जो कि हमारे इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया में बह रही है। आप कहोगे ये पेनिनसुला इंडिया क्या होता है? दोस्तों पेनिनसुला वो लैंड एरिया होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो।
या तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। अगर यहाँ पर आप देख पाओगे भारत का कौन सा रीजन तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये वाला रीजन घिरा हुआ है। तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर इंडिया कहलाएगा। तो ये पेनिनसुलर रिवर मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में ये नदी है और ईस्ट फ्लोइंग है, क्योंकि ये वाला ईस्टर्न साइड है, तो इधर की साइड में बहने वाली नदी है महानदी रिवर। और ये महानदी रिवर जो है ओडिशा से होकर गुजरकर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कहाँ से निकलती है नदी, ये निकलती है सिहावा रेंज ऑफ हिल से, स्पेशली धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से निकलती है, ओडिशा को क्रॉस करने के बाद में सीधा जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इस नदी का जो पूरा डिस्टेंस है 860 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। महानदी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली है शिवनाथ रिवर, फिर है जोंक रिवर, हसदेव रिवर, मांद रिवर, आईबी रिवर, ओंग रिवर, तेलन रिवर। ये सारी की सारी यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सहायक नदियों को लेकर। स्पेशली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी को लेकर यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछ लिया था। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में बात की जा रही है। नाम से पता चला है फुट एंड माउथ, यानी पैरों में और मुंह में यहाँ पर इस प्रकार की बीमारी होती है, और ये इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैटल होते हैं, स्पेशली गाय भैंस हैं, शीप हैं, भेड़ वगैरह हैं, इनमें ये बीमारी फैलती है। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में निकल कर आई है। न्यूज़ में इसलिए निकल कर आई है क्योंकि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने हाल ही में लगभग 21,000 गाय भैंसों को ये जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, जो बीमारी है, इसके खिलाफ मतलब इसको ठीक करने के लिए जो वैक्सीन वो प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेट किया गया है लगभग 21,000 से ज़्यादा गाय भैंसों को। इस वजह से जो ये एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज़, ये चर्चा में आई हुई है। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ क्या है, एक हाईली कॉन्टेगियस बीमारी है, तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, एक वायरल डिजीज़ है। ये खासकर कौन से जानवरों को होती है, क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स को। एक नया टर्म, ये क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं दोस्तों, ये वाला फोटो देखो। देखो, क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पैर अगर आप देखोगे तो पैर में उनका जो टो अगर आप देखोगे बिल्कुल निचला हिस्सा, तो ये दो भाग में बटा होगा। ये आप देख पाओगे दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, ये जो टो है इनका दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो जब दो हिस्सों में बटा होता है उन्हीं को हम लोग ये क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख पाओगे ये जो एक एनिमल है जिसका यहाँ पर पैर पे ये पैर सड़ चुका है, किसकी वजह से, ये फुट एंड माउथ डिजीज़ की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगती है इससे। यहाँ पर जानवर जो मिल्क यानी कि दूध देने की क्षमता है वो कम हो जाती है, उसका शरीर बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। ये कैसे जानवर हो सकते हैं, तो जिनके पैर यहाँ पे बटे हुए होते हैं, जैसे जिनका टो बेसिकली ऐसे करके बटा हुआ होता है, दो भागों में होता है। जैसे कैटल हो गए, शीप हो गया, गोट हो गया, पिग्स हो गया, इनके पैर ऐसे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनमें सबसे ज़्यादा ये फुट एंड माउथ डिजीज़ देखने को मिलती है। जो डिजीज़ है ये एक ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज़ है। ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज़ एक ऐसी बीमारी जो कि सीधा हमारे लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन के ऊपर असर डाल सकती है, गाय भैंसों के प्रोडक्शन के ऊपर असर डाल सकती है, इंटरनेशनल व्यापार के ऊपर असर डाल सकती है। मैं आपको बता दूं ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ ऑफ एनिमल्स है। ये बीमारी केवल जानवरों में फैलने वाली है, इंसानों में फैलने वाली नहीं है। इंसानों में फैलने वाली एक अलग फुट एंड माउथ डिजीज़ है, उसको भी फुट एंड माउथ डिजीज़ बोलते हैं, लेकिन वो स्पेशली बच्चों में देखने को मिलती है। लेकिन ये जानवर वाली अलग है और इंसानों वाली अलग है। क्वेश्चन यह है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, यानी इसके पीछे का मेन कारण क्या है, कैसे बीमारी फैलती है। उसके पीछे का रीज़न है फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस। एक वायरस है इसी फैमिली का, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, पिकोरना विरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। इस वायरस की वजह से ये बीमारी तेज़ी से फैलती है। समझ गए। अब ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये बीमारी ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स, क्लॉथिंग हो गई, या बाकी कुछ चीज़ हो गया, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है तो उस इन्फेक्टेड एनिमल से कुछ सामान टच है और वो दूसरे एनिमल तक पहुँचता है, तो उससे ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं होती, ह्यूमंस में बहुत रेयर केस में ट्रांसमिट होगी, वैसे होती नहीं है, आपने ध्यान में रखना है। सिम्टम्स क्या है, लक्षण मैं आपको बता चुका हूँ। इससे हमारे जो जानवर है उनको बुखार आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर उनका जो लार है, सलाइवा है, वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, मीट प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर, शरीर जो है कांपने लगता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर लक्षण नज़र आते हैं इस प्रॉब्लम के। क्वेश्चन ये है कि क्या इसका ट्रीटमेंट वगैरह है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक बिल्कुल कॉमन मेथड है, इसका हम यूज़ करके इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। तो एनिमल्स को वैक्सीनेट किया जाए, उस जब तक यहाँ पर वैक्सीनेशन आप देते रहो जब तक वायरस कम ना हो जाए। मैं आपको बता दूं ये जो वायरस है पूरा ख़त्म नहीं होगा इस वैक्सीनेशन से, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वायरस तेज़ी से फैल सकता था उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लग जाएगी, कंट्रोल लग जाएगा। नाम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में दोस्तों I2U2 ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। I2U2 के अंदर बेसिकली 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं, तो 2 I का मतलब है इजराइल एंड इंडिया,
और 2 यू का मतलब है यूएसए एंड यूएई। तो ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है I2U2। रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि इन चारों देशों ने मिलकर एक नया जॉइंट स्पेस वेंचर का अनाउंसमेंट किया है। इसी वजह से I2U2 ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो ये 4 देशों का ये पूरा ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसको अक्टूबर 2021 में बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और हमारे समुद्र के अंदर जो सुरक्षा है उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स को डील किया जा सके। इसलिए यहाँ पर ये चारों कंट्रीज साथ में आई, क्योंकि 4 कंट्रीज़ हैं और इन चारों कंट्रीज़ का यहाँ पर बेसिकली जो एक ग्रुप है इसको एक और नाम दे दिया गया वेस्ट एशियन क्वाड। एक तो नॉर्मल क्वाड है जिसमें यहाँ पर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब कंट्री, यूएसए देखने को मिलता है, लेकिन ये एक 4 कंट्रीज़ का ग्रुप ये वाला है, इसको हमने वेस्ट एशियन क्वाड का नाम दे दिया गया I2U2। तो कौन कौन से देश हैं इसमें? इंडिया, यूएई, इजराइल और यहाँ पर यूएसए। ये 4 कंट्रीज़ हैं I2U2 में। इनका पहला वर्चुअल समिट जुलाई 2022 में हुआ था, जहाँ पर इनका मेन फोकस था कि हम चारों कंट्रीज़ आपस में मिलकर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के ऊपर में काम करेंगे। नाउ फाइनली आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पर और आज का थंबनेल वाले आर्टिकल पर आते हैं। तो थंबनेल में थोड़ा सा कुछ आपको अलग सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है। आप भी यहाँ पर इसके बारे में सुन सकते हो, सर्च कर सकते हो, बहुत कुछ आपको इसके बारे में जानने को मिल जाएगा, बट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ वो सब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो आपको उटपटांग सा नाम ऊपर दिख रहा है VBHMEY H4907, तो ऐसा लग रहा है किसी विमान का नाम है, किसी हेलीकॉप्टर का नाम है, किसी बम का नाम, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पर एक वायरस का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। ये वायरस अभी खोजा गया है, जो चाइना के साइंटिस्ट हैं, चाइना के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यहाँ पर दुनिया की सबसे गहरी जगह समुद्र के सरफेस से भी बहुत ज़्यादा गहराई में यहाँ पर ये जो वायरस है इसको डिटेक्ट किया गया है, इसको खोजा गया है। अभी मैं आपको सारी बातें इस वायरस के बारे में बताऊँगा। फिलहाल नाम ध्यान रखना। एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपसे यहाँ पर नाम देकर पूछा जाएगा, नाम दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर ये बताओ ये चीज़ क्या है जो हाल ही में न्यूज़ में थी। तो पता होना चाहिए कि ये बेसिकली यहाँ पर एक वायरस है। आगे आते हैं तो हुआ क्या, मैं आपको अब न्यूज़ समझाता हूँ। बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर, हमारे पूरे दुनिया के लोवेस्ट पॉइंट, मतलब लोवेस्ट पॉइंट दुनिया का नहीं, फिर भी एक बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर बोला जा रहा है कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का जो सरफेस है, जो सतह है, उससे भी 11,000 मीटर की गहराई में एक नया वायरस मिला है जिसका नाम है VBHMEY H4907। इस वायरस को डिस्कवर किया गया पृथ्वी के ऊपर। तो ये जो नया वायरस है ना, ये डिस्कवर कहाँ पे हुआ है? 11,000 मीटर की गहराई में, स्पेशली पैसिफिक ओशन के अंदर। ये जो वायरस है, बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया खाने का काम करता है ये वाला वायरस। वायरस है खुद, लेकिन बैक्टीरिया खाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो वायरस है ये एक हेलोफिलिक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। हेलोफिलिक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम करता है, ऐसा बैक्टीरिया जो कि हेलोमेनस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये भी ज़्यादातर समुद्री गहराई में पाए जाते हैं। आप समुद्री गहराई में पाए जाते हैं, वायरस भी समुद्री गहराई में पाया गया है। तो इन्हीं बैक्टीरिया को खाने का काम करता है यहाँ पर ये वाला वायरस। तो ये जो वायरस अभी पाया गया है यहाँ पर, ये थोड़ा बहुत सिमिलर सा देखने को मिलता है लाइसोजेनिक फेज से। लाइसोजेनिक फेज क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब यह है कि ये जो वायरस है ना, ये कुछ जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, ये क्या कर सकता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर डाल सकता है। ये वायरस अपना जो जीन है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको बैक्टीरिया में डाल सकता है। हाँ, उसके बाद बट उसे मारता नहीं है। तो ये जो वायरस और बैक्टीरिया है ना, ये एक दूसरे की कॉपी बनाते रहते हैं एक समय पर। अब जैसे मैंने बोला कि जो ये वायरस पाया गया है ये एक बैक्टीरियोफेज है। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बैक्टीरियोफेज को हम फेजेस के नाम से भी जानते हैं। ये वो वायरस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनकी कॉपीज़ को क्रिएट करते हैं। समझ गए? प्लस जो सिंगल सेल वाले कुछ और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी ये इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। प्लस दोस्तों यहाँ पर जो ये बैक्टीरियोफेज है, इसको डिस्कवर किसने किया है? तो ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ना, इसको डिस्कवर किया गया था फ्रेडरिक W. टॉट के थ्रू ग्रेट ब्रिटेन में 1915 में। फिर उसके बाद में इसको बाद में फिर डिस्कवर किया गया फ्लेक्स डी हेरेल के थ्रू फ्रांस में 1917 में। तो ये बैक्टीरियोफेजेस की कई बार डिस्कवरी हुई है। तो ये जो वायरस है, ये वायरस भी एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया को खाने का काम करता है वायरस, लेकिन बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। समझ गए? तो ये बात यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है।
वैसे डायरेक्टली कुछ पूछा नहीं जाएगा, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो मोटा मोटा नाम है इसका वो ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लिया गया तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, यार पढ़ा तो था ये लेकिन था क्या, तो एक प्रकार का वायरस है। now आगे आते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर, देखेंगे प्रीलिम्स रैपिड फायर में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। पूरा लेक्चर अगर आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुना है तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का समय आ चुका है। लाइन से मैं एक एक करके सारे आपके क्वेश्चंस दूंगा, आपने उसके आंसर देने हैं, फिर लास्ट में सभी के क्वेश्चन के आंसर के जो की है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आप अपनी रीमैच करना और देखना कितना आपका स्कोर आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, हीराकुड डैम को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो हीराकुंड डैम है ये महानदी रिवर के अंदर स्पेशली ओडिशा में इस नदी के ऊपर लोकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो हीराकुंड डैम है ये हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा अर्थन डैम है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में बात की जा रही है। फुट एंड माउथ डिजीज को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, जो ये डिजीज़ है ये हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ है, यानी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो कि हमारे जानवरों को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो बीमारी है ये आराम से ट्रांसमिट हो सकती है इंसानों में, ह्यूमंस में। कैसे? डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से, अगर वो डायरेक्ट अगर एक जानवर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो बीमारी इंसान में आ जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट, जो ये बीमारी है ना, आज के समय में इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं देखने को मिलेगी जो इसको ठीक कर सके। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ I2U2 ग्रुप। I2U2 ग्रुप का हिस्सा इन चारों देशों में से कौन सा देश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इजराइल, बी USA, सी UK या फिर डी इंडिया। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ VBHMEY H4907। तो ये जो आपको दिया गया है ये क्या है, आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है, क्या ये एस्टेरॉइड है, क्या ये न्यूली डिस्कवर वायरस है, क्या ये एक एक्सोप्लैनेट है, या फिर क्या ये एक जेनेटिकली इंजीनियर राइस वैरायटी है। तो बताओ चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। हाल ही में ये न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? क्या ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्या ये वायरल डिजीज़ है, क्या ये जेनेटिक डिजीज़ है, या फिर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नाउ अगले प्रश्न में आपसे शोर टेम्पल के बारे में पूछा गया है। शोर टेम्पल को लेकर 2 स्टेटमेंट्स है, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो शोर टेम्पल है इसको बनाया गया है पल्लवा डायनेस्टी पीरियड के दौरान। दूसरा, इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी दिया हुआ है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पे आपसे तस्मेनियन टाइगर के बारे में पूछा गया है। तस्मेनियन टाइगर को लेकर 2 स्टेटमेंट्स है, बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जो तस्मेनियन टाइगर है ये एक बड़े साइज का कार्निवोरस मार्सुपियल है जो कि थैलासिनिडाe फैमिली को बिलोंग करता है। दूसरा स्टेटमेंट, जो ये तस्मेनियन टाइगर है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता था, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गल्फ ऑफ थाईलैंड को लेकर पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है, बताना इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, हाउ मैनी। पहला, जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है ये कहाँ पर स्थित है, पैसिफिक ओशन में वेस्टर्न पार्ट में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि गल्फ ऑफ थाईलैंड के आसपास कौन कौन से देश हैं, चाइना, जापान, थाईलैंड आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि चाओ फ्रेया रिवर जो है ये अपने पानी को डिस्चार्ज करती है इस गल्फ के अंदर। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी या फिर 2 स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर सी बोलता है तीनों के तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो फाइनली होते हैं क्वेश्चन समाप्त। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए प्लस आर्टिकल भी ज़्यादा हो गए। नाउ अब चलो हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्क्लोज। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, लास्ट वाले आंसर से हम डिस्कस करेंगे। आप रीमैच करना, आपका जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना दोस्त। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया गल्फ ऑफ थाईलैंड को लेकर। 3 स्टेटमेंट है, बताओ उनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, बीच वाला गलत है। क्यों? क्योंकि गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास चाइना जापान कहाँ से आ गया। गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास तो कैम्बोडिया और वियतनाम है ना, आपको पढ़ाया था, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तस्मेनियन टाइगर को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। अगेन दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। फिर पूछा गया शोर टेम्पल को लेकर 2 स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
फिर पूछा गया पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को लेकर बताओ ये क्या है। तो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला हार्मोन की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। फिर ये जो आपको नाम दिख रहा है VBHMEYH4907, ये क्या है। तो एक न्यूली डिस्कवर्ड वायरस, एक नया वायरस जिसको यहाँ पर रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। फिर आपसे पूछा गया I2U2 ग्रुप का ऐसा कौन सा देश है इन चारों में से जो कि हिस्सा नहीं है। तो वो UK ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटेड किंगडम इसका हिस्सा नहीं है। फिर पूछ जाता है कि फुट एंड माउथ डिजीज़ को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। इनमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 गलत हैं। कैसे? लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो, बोला जा रहा है कि इस बीमारी का कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ऐसा तो नहीं, हमने अभी डिस्कस किया था भाई वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखो, ये हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ है जो कि एनिमल्स को अफेक्ट करती है, ठीक है, जानवरों के अंदर बीमारी फैलती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि बीमारी ट्रांसमिट हो जाती है एनिमल्स और एनिमल से ह्यूमंस में। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोला था कि ये जो बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज़, ये केवल एनिमल्स के लिए, केवल जानवरों में फैलती है, इंसानों में नहीं फैलती। तो ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट वाला, और साथ ही साथ में यहाँ पर पहला वाला ही सही है, बाकी दूसरा तीसरा तो दोनों गलत हैं। तो ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पर हीराकुड डैम को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन, पूरा डिस्कशन। तो क्या स्कोर आया है आपका, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। स्कोर ज़रूर लिख कर जाना, पता चलता रहता है कौन कौन क्वेश्चन को डेली बेसिस पे अटैम्प्ट कर रहा है। तो अगर स्कोर आपका कम भी आए तो यार परेशान ना होना, कल फिर से मिलेंगे, डेली मिला करेंगे। और यहाँ पर आपने इसी तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर को सुनकर लास्ट में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।